हेलो नमस्कार साथियों। आज मैं आप लोगों के सामने जुलाई माह के महत्वपूर्ण घटना जो 1 से 15 तक के बीच जो देश विदेश वो अन्य जो महत्वपूर्ण घटना घटी है जिनसे संबंधित सवाल विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा सकती है, उसी को देखते हुए मैं अपने चैनल इरुडाइट अड्डा के माध्यम से आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो हम बात करेंगे सबसे पहली I2U2 समूह के बारे में, जो अभी काफ़ी चर्चा में है। ठीक है, I2U2 जो समूह है वो 4 देश इंडिया, इजराइल, यूएसए और यूएई के बीच एक नया समूह बनाया गया। ठीक है, जिनका अभी हाल ही में I2U2 शिखर सम्मेलन हुआ है। ठीक है, ये जो शिखर सम्मेलन हुआ इसमें भारत की तरफ से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूएई की प्रिंस, ठीक है, अमेरिका के राष्ट्रपति और इजराइल के प्रधानमंत्री ने इसमें भाग लिया। ये जो गठबंधन बनी है मुख्य रूप से 6 क्षेत्रों पे काम की जाएगी, जिसमें पानी, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य एवं खाद्य सुरक्षा के में संयुक्त निवेश को प्रोत्साहन करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, आपको ये भी बता दी, ये जो I2U2 जो समूह बना है, इससे क्या होगा कि अब्राहम समझौता को काफ़ी मजबूती मिलेगी। जैसा कि आप जानते हैं कि अब्राहम समझौता जो है यूएई और इजराइल के बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण समझौता है। ठीक है, तो इसको और भी मजबूती मिलेगी क्योंकि इसमें भारत और अमेरिका जैसे देश भी आए गए हैं। ठीक है, दूसरी ओर क्या है कि भारत को बाज़ार को भी काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि क्या है कि यूएई के जो प्रिंस हैं वो भारत के अंदर जो है ना एक फूड कॉरिडोर की स्थापना कर रहे हैं। साथ में द्वारका में जो है अक्षय ऊर्जा हब की भी निर्माण की जा रही है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। ओके, चलिए अब हम बात करने जा रहे हैं मेकांग लंकांग सहयोग के बारे में। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं कि मेकांग लंकांग सहयोग जो है ये मेकांग नदी के लिए बनाई गई है। ठीक है ना, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये सहयोग है, क्योंकि ये भी चर्चा में इसलिए रही है क्योंकि हुआ क्या है, जैसे कि आप जानते हैं कि 2021 से क्या है, म्यांमार में सेना की शासन है। ठीक है, और पहली बार जब वहाँ पे जब से म्यांमार में सेना सरकार की सत्ता आई है, तब से पहली बार जो है ना किसी वो जो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय स्तर की बैठक की मेज़बानी किया है। ठीक है ना, और वो जो म्यांमार जो है वो म्यांमार जो मेज़बानी की है वो म्यांमार के एक शहर है जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है, जो शहर का नाम बगान शहर है। वहाँ पे जो मेकांग लंकांग सहयोग की बैठक हुई है। ठीक है, इस बैठक में क्या हुआ ना कि चीन के विदेश मंत्री, साथ में ये जो नदी मेकांग नदी जो है वो जहाँ जहाँ से पास करती है, वहाँ के जो डेल्टा देश है, जैसे कि उसमें म्यांमार है, ठीक है, लाओस है, थाईलैंड है, कंबोडिया है, वियतनाम है, इनके जो विदेश मंत्री हैं ना, ये जो है उस बैठक में भाग लिए हैं। ठीक है, इसमें जो मेन बात ये हुई है, बैठक की जो वजह है वह क्या है कि मेकांग नदी पे जो है ना वो क्या है कि चीन के द्वारा जो है ना वो शुरू में क्या है ना कि बहुत सारी जो है यहाँ पे विद्युत परियोजना बनाई जा रही है। अब बनाई गई, कई बांध भी बनाए गए हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ कि उनके आगे वाले जो देश है ना, उनके जो दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है, जिसमें म्यांमार है, लाओस है, थाईलैंड और कंबोडिया और वियतनाम है, वहाँ के जल स्तर में और साथ में डाउन स्ट्रीम मत्स्य पालन को ये काफ़ी प्रभावित कर रही है। ठीक है, आपको ये भी बता दें, ये जो लकांग है ना, ये जो मेकांग नदी के जो ऊपरी हुए भाग है उसे लकांग कहा जाता है। ठीक है ना, जहाँ पे कई सारे बांध बनाए गए हैं। ठीक है, ओके, चलिए अब हम बात करते हैं G20 के बारे में, जो अभी चर्चा में रही है। अभी हाल ही में क्या हुआ कि G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई, और ये जो बैठक है ना इंडोनेशिया के बाली में हुई है। कहाँ हुई है? इंडोनेशिया के बाली में हुई है। इस बैठक में जो है ना भारत के तरफ से भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने इसमें भाग लिया। ठीक है, तो याद रखेंगे जो अभी जो G20 की जो बैठक हुई है कहाँ हुई? इंडोनेशिया में हुई है। ठीक है, आगामी बैठक जो होने वाली है वो भारत में होने वाली है। ठीक है ना, आपको साथ में यही बता दें, जो पहले G20 क्या होती है, तो G20 जो है 19 देश, ठीक है, इसमें जो ये 19 देश हैं, ये 19 देश साथ में यूरोपीय यूनियन जो है उनके बीच जो है ना एक अंतर सरकारी फोरम है, जिसकी स्थापना 1999 में हुई थी, जिसमें IMF और वर्ल्ड बैंक के प्रतिनिधियों के साथ इसमें बैठक हुई थी। G20 का आपको यही बता दें, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि G20 कोई अस्थायी मुख्यालय नहीं होता। कई बार आपसे इस तरह का सवाल BPSC और अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछी जा सकती है कि G20 का मुख्यालय कहाँ है। ठीक है ना, तो आप याद रखेंगे G20 कोई अस्थायी मुख्यालय नहीं होती है। इनका जो सचिवालय जो होता है ना, प्रत्येक वर्ष
जो देश मेज़बान होते हैं, जो मेज़बानी करने वाले देश होते हैं, या जो अध्यक्षता करने वाले देश होते हैं, उनके बीच में क्या होती है, इनकी सचिवालय रोटेट होती रहती है। आगे जो भारत इसकी जो मेज़बानी या अध्यक्षता करने वाले जो हैं वो भारत है। और कब से कब तक भारत इसकी अध्यक्षता करेंगे, तो 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक जो है भारत इनके अध्यक्ष देश होंगे। ठीक है, आपको ये बता दें कि ये जो भारत जो अध्यक्ष देश होने वाले हैं, उसमें जो G20 के लिए भारत की तरफ से भारत जो इनके नए जो शेरपा जो नियुक्त किए गए हैं, वो जो है पूर्व हमारे जो CEO थे नीति आयोग के अमिताभ कांत, वो भारत के मतलब G20 के लिए भारत के नए शेरपा होंगे। ठीक है, इनमें जो समन्वय जो करने वाले हैं वो पूर्व विदेश सचिव हर्ष श्रृंखला को इसमें नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अभी कहाँ हुई है, इंडोनेशिया के बाली में, आगे कहाँ होने वाली, भारत में। ठीक है, चलिए अब हम बात करने जा रहे हैं वर्वा माइट परजीवी प्लेग के बारे में। ये अभी काफ़ी मतलब चर्चा में है, और ये कहाँ हुई है, तो ऑस्ट्रेलिया में हुई है। वर्वा माइट परजीवी जो है ना, ये एक प्रकार की कीट है जो मधुमक्खियों को संक्रमित करती है। किसको संक्रमित करती है, मधुमक्खियों को, याद रखेंगे। ठीक है ना, और उनसे खाद्य प्राप्त करती है। ये जो वर्वा माइट है ना, ये क्या होता है, लाल भूरे रंग का होता है, और ये मधुमक्खियों की पूरी कॉलोनी को जो है ये ख़त्म कर देती है, नुकसान पहुंचाता है। ठीक है ना, अर्थात क्या हुआ ना कि जो मधुमक्खी संक्रमित हो गए हैं, इसी को जो अगला मधुमक्खी संक्रमित ना हो, इसी को देखते हुए क्या हुआ है कि वहाँ की जो सरकार है ना, वो पिछले 2 हफ्तों में लाखों मधुमक्खियों को मार डाला। अब जाहिर सी बात है कि जब इतनी सारी मधुमक्खियों को मार डाला गया है, तो इससे क्या हुआ है कि वहाँ की जो शहद इंडस्ट्री है ना, उसको कई करोड़ों की नुकसान भी पहुँच रहा है। ठीक है ना, तो आप याद रखेंगे वर्वा माइट परजीवी प्लेग जो कहाँ फैल गई है, ऑस्ट्रेलिया में। ओके, अब किसको प्रभावित करती है, तो ये मधुमक्खियों को प्रभावित करती है। चलिए अब हम बात करेंगे कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के बारे में। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि हाल के दिनों में क्या है कि श्रीलंका में काफ़ी उथल पुथल मची हुई है, ये भी आप जानते हैं। अब ये जो कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन जो है ना, ये क्या है कि हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा 6ठी कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन जो है, वो इसका आयोजन जो है भारत के कहाँ हुआ है, कोच्चि में हुआ है। ठीक है ना, कई बार क्या होता है ना कि हम बड़े संगठन के बारे में नहीं, छोटे संगठन के बारे में, जो हमारे खास कर हमारे पड़ोसी देश हैं, उन संगठनों के बारे में भी पूछ दी जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा कोलंबो जो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव है, ठीक है ना, इनकी जो मेंबर देश हैं, वो शुरुआत में तो इनकी मेंबर देश जो है ना, वो क्या था, इनकी स्थापना 2011 में हुई थी, और इनकी जो शुरुआत में जो मेंबर देश थे वो इंडिया, श्रीलंका और मालदीव थे। बाद में इनके मेंबर के तौर पे जो है मॉरिशस भी इसमें आके जुड़ गए। ठीक है ना, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वर्ष जो है ये इनके मतलब सम्मेलन जो आयोजन जो हुआ है वो कोच्चि में हुआ है। तो इनमें जो ऑब्जर्वर जो देश है ना, वो जो है बांग्लादेश और सेशेल्स हैं। ठीक है, ओके, चलिए अब हम बात करने जा रहे हैं मतलब एक बीमारी की, जो एक टोमेटो फ्लू के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसको अभी मामला जो है वो केरल और उड़ीसा राज्यों में देखा गया है। ठीक है ना, इसमें क्या होता है ना कि ये बच्चे के हाथ में लाल लाल चकत्ते जैसा ये यहाँ पे ऐसे जो आप देख रहे हैं इस तरह हो जाती है। ठीक है ना, इससे क्या होता है, काफ़ी त्वचा में जलन होती है। ठीक है ना, और आपको ये बता दें कि इनका जो प्रभावित जो होता है, ये खास करके 5 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चे होते हैं उसको ये ज़्यादा प्रभावित करते हैं। तो ये जो मामला देखा गया है, कई बार आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं कि टोमेटो फ्लू जो है उसकी मामला भारत के किस राज्यों में देखा गया है, तो आप केरल और उड़ीसा राज्यों में इसकी मामला देखा गया। ठीक है ना, आप न्यूज़ में ये भी सुन रहे होंगे मंकी पॉक्स के बारे में। ठीक है ना, मंकी पॉक्स का ये मामला जो है वो आपको न्यूज़ में सुन भी रहे होंगे, आप देख भी रहे होंगे। इस तरह का ये जो है ना मंकी पॉक्स का वो देखा गया है। मंकी पॉक्स जो है ना, ये क्या है कि पॉक्स वायरिडिया परिवार के ऑर्थोपॉक्स वायरस जीनस से संबंधित है ये मंकी पॉक्स है। ठीक है ना, इनके जो मामला है दुनिया के कई देशों में, खास करके जैसे कि ब्रिटेन, स्पेन और पुर्तगाल जैसे देशों में इनके मामले देखे गए हैं। कहा जाता है कि इनका जो फैलाव है ना, वो जानवरों से मनुष्य में होती है। ठीक है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे जीएसटी के बारे में। चूँकि जीएसटी को इसलिए मैं शामिल किया हूँ क्योंकि हुआ क्या है कि अभी जीएसटी को 5 साल हो गए हैं। ठीक है ना, तो चूँकि इसलिए क्या है कि इनसे से सवाल बन सकते हैं। ठीक है, कि जीएसटी कितने साल हो गए हैं, जीएसटी क्या है ना, जीएसटी किस प्रकार का कर है। तो जीएसटी का एक अप्रत्यक्ष कर है जिसके अंतर्गत क्या है कि मतलब पेट्रोल, मादक पे और स्टम्प शुल्क को छोड़ करके जितनी भी चीज़ें इनको अंतर्गत इनको मतलब लाए गए हैं। ठीक है ना, अब ये 5 साल हो गए हैं। अब ये जो है ना
कहा जाता है कि ये एक राष्ट्र और एक कर है, ठीक है ना। और इसमें क्या है, कर को सरलीकरण किया गया, मतलब कर को काफ़ी मतलब सरल बनाया गया है, ठीक है। इसमें अब बहुत अच्छी बात यह है कि जब तक ये जीएसटी नहीं था तब तक जो हमारे देश में करदाता थे वो 66 लाख थे, ठीक है ना। किंतु जीएसटी आने के बाद जो हमारे करदाताओं में काफ़ी बढ़ोतरी हुई, और वो जो बढ़ोतरी हुई है लगभग 112% की बढ़ोतरी हुई है। और अभी जो नए आंकड़े हैं 1 जून 2022 तक जो है हमारे जो करदाता जो है वो बढ़ के कितने हो गए, 1.4 करोड़ हो गए हैं, ठीक है। इसी के उपलब्ध में क्या है कि मोदी जी ने इनकी काफ़ी सराहना किए हैं। इन्होंने कहा है कि जीएसटी के आने से क्या है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भी काफ़ी बढ़ावा मिला है, ठीक है। आपको ये भी बता दें कि पॉलिटिक्स में भी ये सवाल पूछे जा सकते हैं कि जो वस्तु और कर अधिनियम जो है भारतीय संसद में पेश होने वाले 122वां संशोधन बिल है, ठीक है ना। कौन सा बिल है, 122वां संशोधन बिल है। किंतु पास होकर के अधिनियम में परिवर्तित होने वाले ये 101वां संशोधन संविधान संशोधन अधिनियम है। तो आपको ये पॉलिटिक्स में भी इस तरह का सवाल पूछी जा सकती है कि कौन सा पास होने के बाद कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम था, तो 101वां। लेकिन अगर ये बिल की जो बात करेंगे जो संसद में पेश की गई थी तो वो कौन सा था, 122वां संविधान संशोधन बिल था, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे ऑपरेशन नारकोस के बारे में, चूँकि अभी ये हाल में हुई है और ये समझिए। तो आपको इससे भी सवाल पूछी जा सकती है कि ऑपरेशन नारकोस का संबंध किस चीज़ से है। तो आपको याद रखना है कि ऑपरेशन नारकोस का संबंध जो है नशीली पदार्थों के बरामद हेतु इनका संबंध है, ठीक है ना। और ये जो है ना ये रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ के द्वारा जो है ये ऑपरेशन नारकोस चलाई गई है। आपको ये भी बता दें कि पूर्व में आरपीएफ के द्वारा कई और भी जो है मतलब ऑपरेशन चलाई गई थी रेलवे के द्वारा, जिसमें ऑपरेशन आहट, मेरी सहेली पहल, ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते थे। जैसे कि आप जानते हैं कि ऑपरेशन आहट जो है महिला और बच्चों को तस्कर के चुंगल से बचाने के लिए ऑपरेशन आहट चलाई गई थी। वहीं मेरी सहेली पहल जो है महिला यात्रियों की सुरक्षा पर केंद्रित थी। साथ में ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते जो है रेलवे स्टेशन पर छोड़े गए बच्चों को बचाने के लिए ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते जो है वो रेलवे के द्वारा आरपीएफ के द्वारा जो है ये ऑपरेशन चलाई गई थी। तो आप याद रखें, कई बार मैचिंग में भी कई सारे ऑपरेशन को पूछ दी जाती है, ठीक है। चलिए अब आगे हम बात करेंगे परीक्षा संगम पोर्टल के बारे में, जो सीबीएसई के द्वारा ये जो परीक्षा संगम पोर्टल लाई गई है, ठीक है ना। ध्यान देने की बात यह है कि ये जो परीक्षा संगम पोर्टल है ना वो एक ही विंडो में बोर्ड परीक्षा परिणाम, सैंपल पेपर और अन्य विवरणों को सुव्यवस्थित करने के लिए ये पोर्टल लाई गई है। आपको ये बता दें कि परीक्षा संगम पोर्टल जो है ना इसे 3 भागों में बांटे गया है। एक तो पहला जो है स्कूल है जिसका नाम गंगा है। दूसरा जो पार्ट है, दूसरा जो मतलब भाग है वो रीजनल ऑफिस है जिसे यमुना कहा गया है। और तीसरा जो पार्ट है हेड ऑफिस जो सरस्वती है। तो इसी के नाम पे इनका नाम रखा गया, गंगा, यमुना और सरस्वती, ठीक है ना, जिसका मिलन के तौर पे संगम है। इसीलिए जो है परीक्षा संगम पोर्टल जो है वो किसके द्वारा जारी की गई है, तो सीबीएसई के द्वारा। अब बात यह है कि इससे क्या होगा, छात्रों को क्या फ़ायदा होगा, बहुत ये बात है। तो कहा गया है कि जो 10वीं और 12वीं के जो छात्र हैं ना उनको क्या है ना कि अप टू डेट जो भी सीबीएसई के जो समाचार या न्यूज़ हैं या उनसे संबंधित जो संदर्भ सामग्री जो है या फिर नमूना पत्र हैं, मॉडल पेपर है, प्रश्न बैंक हैं या स्कूल परिणाम, कोई बच्चे क्या है आसानी से इसे देख पाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे हरियाली महोत्सव के बारे में, ठीक है ना। अभी हाल ही में क्या है ना कि 8 जुलाई 2022 को नई दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में क्या है कि हरियाली महोत्सव का आयोजन किया गया है, ठीक है ना। ये जो किस मंत्रालय के द्वारा आयोजन किया गया है, तो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलब्धि में ये की गई है, ठीक है ना। आप ये भी जान लें कि उसके उपलब्ध में जो है ना इस कार्यक्रम के उपलब्ध में भारत भर में 75 पुलिस स्टेशन, 75 नगर वन, दिल्ली या एनसीआर में 75 स्कूल और पूरे भारतभर में 75 वृक्षारोपण स्थल को चुना गया है। जिससे क्या होगा कि भारतीय स्वतंत्रता के 75 वर्ष के सम्मान में वृक्षारोपण अभियान किए जाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन के बारे में। चूँकि क्या है ना कि इसलिए मैं इसे शामिल किया हूँ क्योंकि ये भारत में पहली बार जो है प्रथम जो है वो क्या है कि पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया।
और इसका जो आयोजन है केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी के द्वारा कहाँ की गई है? नई दिल्ली में की गई है। तो चूँकि इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये पहली बार हुई है, ठीक है, और कहाँ हुई है? तो नई दिल्ली में हुई है। चलिए, अब हम बात करेंगे सुनील देवरे के बारे में। चूँकि क्या है ना कि अभी हाल में जैसे कि काफ़ी न्यूज़ में आप देख रहे होंगे कि अशोक स्तंभ की मतलब आकृति को बदल दी गई है, ये वो बहुत सारी चीज़ें आप न्यूज़ में आप सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे। तो इसी को देखते हुए कई बार क्या होता है ना कि एग्ज़ाम में इनडायरेक्ट सवाल ही पूछ ली जाती है, ठीक है ना, कि ये जो नए अशोक स्तंभ के जो बनाए गए हैं, तो वो किसके द्वारा बनाई गई है, ठीक है ना, उनके जो है मतलब डिज़ाइन कौन बनाए हैं। तो याद रखेंगे वो जो मूर्तिकार हैं उनका नाम है सुनील देवरे। ये भारत के बहुत मशहूर मूर्तिकार हैं, ठीक है ना। इनके द्वारा जो है ये इसका जो नए अशोक स्तंभ जो है इनको बनाए गए, ठीक है, जिनका उद्घाटन अभी हाल में मोदी जी के द्वारा की गई है, ठीक है। आपको इस अशोक स्तंभ के बारे में भी बता दें कि ये जो प्रतीक है ना, ये पूरी तरह कांस की बनी हुई है, ठीक है, पूरी तरह ये कांस की बनी हुई है और इसका कुल वजन 9.5 टन है और इसकी ऊंचाई 6.5 मीटर है और इसे संसद भवन के केंद्रीय कक्ष के शीर्ष पे इसे बनाया गया है, ठीक है। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं जो राज्यसभा में कुछ नए मनोनीत सदस्य को नियुक्त किए गए हैं अभी, है ना। और जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हाल में 4 जो नए सदस्य को मनोनीत किए गए हैं, जिनमें एथलीट पीटी उषा, ठीक है, संगीतकार इलैया राजा और परोपकारी और सामाजिक कार्यकर्ता श्री वीरेंद्र हेगड़े, साथ में फिल्म निर्देशक और पटकथा लेखक वी विजेंद्र प्रसाद गारू को जो है राज्यसभा के नए सदस्य के तौर पर मनोनीत किए गए हैं, ठीक है। तो इसे आप ध्यान रखेंगे। आपको ये भी जान लें कि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं ये किनके द्वारा मनोनीत की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत की जाती है, अनुच्छेद 80 के तहत, ठीक है ना। कुल जो है 12 जो है सदस्यों को मनोनीत की जाती हैं, जो ऐसे व्यक्ति को जो अलग अलग क्षेत्रों में एक्सपर्ट होते हैं, उन्हें क्या होता है कि राज्यसभा में सदस्यों के तौर पर ये जो है मनोनीत की जाती है, ठीक है ना। आपको बता दें कि पूर्व में 5 सदस्यों को मनोनीत की गई, जैसे पूर्व चीफ जस्टिस भारत के जो थे उनको मनोनीत की गई थी, है ना, जिनमें जो उस साथ में जो है ना रंजन गोगोई थे, ठीक है। और इनके अलावा जो अभी हाल में 4 हो गए, तो कुल 9 अभी सदस्य जो है राज्यसभा में नए मनोनीत की गई हैं। अभी भी 3 सीट जो है इनके मनोनयन नहीं हुई है, जो अभी तक खाली है, ठीक है। तो उतना नहीं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट याद रखेंगे कि अभी जो हाल में जो 4 सदस्य हैं, कई बार क्या होता है कि आपसे मतलब सवाल इस तरह पूछे जा सकते हैं कि इनमें से कौन कौन सदस्यों को मनोनीत की गई है या इनमें से कौन नहीं है। तो आप 4 का नाम याद रखेंगे, पीटी उषा जिसे आप जानते हैं, इलैया राजा, वी वीरेंद्र हेगड़े और वी विजेंद्र प्रसाद गारू को। ओके, चलिए, अब हम बात करेंगे परमेश्वरन अय्यर के बारे में। परमेश्वरन अय्यर जो है, जो अभी इन्हें नीति आयोग के जो है वो उपाध्यक्ष को नियुक्त किए गए हैं। परमेश्वरन अय्यर जो है पूर्व पेयजल और एवं जल स्वच्छता सचिव थे, ठीक है ना, और इन्हें 2 वर्षों के लिए नीति आयोग के नया जो है मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO नियुक्त किए गए हैं। पूर्व में आप जानते हैं कि अमिताभ कांत थे, जो उनका स्थान ये अब लेंगे, ठीक है। नीति आयोग के बारे में ये भी जान लें कि नीति आयोग की जो स्थापना पूर्व में योजना आयोग थी, उनके स्थान पे 1 जनवरी 2015 को, है ना, ये जो नीति आयोग की स्थापना की गई थी, ठीक है ना, उनके स्थान पे। आप ये भी जानते हैं कि नीति आयोग के जो अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी ही होते हैं, साथ में उपाध्यक्ष जो होते हैं प्रधानमंत्री के द्वारा जो नियुक्त होते हैं वो व्यक्ति होते हैं, और इनके संचालक परिषद में जो होते हैं सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल इनके संचालक परिषद में सदस्य होते हैं, ठीक है। चलिए, अब हम बात करेंगे याइर लैपिड के बारे में। जैसे कि जानते हैं आप कि अभी हाल ही में इजराइल के प्रधानमंत्री बदल गए हैं और 1 जुलाई 2022 से इजराइल के नए प्रधानमंत्री जो कौन हो गए हैं? याइर लैपिड हो गए हैं, और वो इजराइल के 14वें प्रधानमंत्री के तौर पे उन्होंने शपथ ली है, ठीक है। इनका संबंध जो है येस एडिट पार्टी से है, ठीक है। आपको ये भी जान कर लिख लें कि पूर्व में जो इजराइल के प्रधानमंत्री थे इससे पहले कौन थे? नेफ्ताली बेनेट थे। ओके, चलिए, अब हम बात करेंगे विंबलडन चैंपियन 2022 के बारे में, जो अभी हाल में ही हुई है, ठीक है ना। और इनके जो विनर हैं नोवाक जोकोविच हैं, ठीक है, जो सर्बिया के रहने वाले हैं, और रनर जो हुए हैं वो निक किर्जियोस हुए हैं, ठीक है, जो कहाँ के रहने वाले हैं? ऑस्ट्रेलिया के। साथ में महिला जो विंबलडन चैंपियन वो भी हुआ है, उनके जो विनर हैं वो कजाकिस्तान की एलिना रिबाकिना है, ठीक है। कौन है? एलिना रिबाकिना, ठीक है। और जो रनर जो है ऑन्स जेर्बियो, जो तुनिशिया की रहने वाली, वो हुई है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे पुरुष में जो विंबलडन चैंपियन जो कौन हुए हैं, विनर कौन हुए? नोवाक जोकोविच। और महिला के एलिना रिबाकिना हुई है, ठीक है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे, ओके।
मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छी लगी तो आप इसे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के भी इसे शेयर कर दें। थैंक यू सो मच।